गांव का एक कोना और दो पड़ोसी। ग्राम बरईपुर, जिला काशी के दक्षिण का एक छोटा सा गांव। कच्चे पक्के घर, कहीं खपरेल कहीं टूटी बघारी छतें। बरईपुर में रिश्ते भी मिट्टी की सुगंध जैसे, सादी मगर मन को छू लेने वाले। बरईपुर के बीचों बीच दो घर आमने सामने बने थे, एक हरिहर का और दूसरा लालमन का। दोनों में 12 कदम का फासला था, लेकिन दोनों दिलों की इतनी दूरी कि जैसे पूरा गांव बीच में आता हो। हरिहर 55 बरस का, दुबला पतला, ईमानदारी की मिसाल। गांव के प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक था। तनख्वाह बहुत नहीं, लेकिन घर चल जाता था। पत्नी सरोजनी, बेटा शेखर और बेटी अनन्या, बस यही छोटा सा परिवार। दूसरी ओर लालमन, गांव का संपन्न किसान। जमीनें ज्यादा, पैसा भी ठीक ठाक, स्वभाव कुछ कड़वा, कुछ गुस्सैल और थोड़े अहंकार में रंगा हुआ। उसकी पत्नी चंद्रा और 2 बच्चे, माया और राहुल। आर्थिक और सामाजिक रूप से दोनों परिवारों में जमीन आसमान का फर्क था। ऐसे में पड़ोसी होकर भी आपस में मनमुटाव, तकरार और एक अदृश्य दीवार हमेशा खड़ी रहती थी। गांव के लोग कहते, दोनों एक दूसरे की सूरत तक देखना पसंद नहीं करते। ना जी, इनका तो पुराना झगड़ा है, पहले कुएं को लेकर हुआ, फिर खेत की मेड़ पर मुकदमा तक चल गया। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इस दूरी के पीछे कुछ गलतफहमियां थी, कुछ पुरानी चोटें और थोड़ा सा अहंकार। हरिहर की जिंदगी बीते कुछ महीनों से उथल पुथल में थी। स्कूल में वेतन समय पर मिलना बंद हुआ। सरकार के नए आदेशों के चलते कई महीनों से तनख्वाह अटकी पड़ी थी। घर का खर्च जैसे कांप कांप कर आगे बढ़ रहा था। एक शाम सरोजनी ने कहा, जीवन भर की कमाई से घर तो बनाया, लेकिन मुश्किल में कोई सहारा नहीं दिख रहा। अनन्या की दवा भी खत्म हो रही है और बाबूजी, शेखर की कोचिंग फी भी 2 महीने से बकाया है। हरिहर ने हौले से जवाब दिया, सरोजनी हिम्मत रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। वेतन की बात कल जाकर पूछता हूं। पर उसे पता था कि स्कूल के हालात किसी से छिपे नहीं थे। प्रधानाध्यापक खुद कर्ज में डूबे फिर रहे थे। उधर अनन्या को पिछले महीने से बुखार के बाद कमजोरी बनी हुई थी, लेकिन दवा खत्म हो रही थी। संध्या का समय, हरिहर का मन अजीब सा भारी था। तभी पड़ोसी लालमन का ट्रैक्टर घर के सामने आकर रुका। तेज आवाज करते हुए ड्राइवर ने कहा, ओ लालमन बाबू, मेड़ वाली तरफ पानी रुक गया है, देख लो, रात में फसल ना खराब हो जाए। लालमन बाहर निकला और जाते जाते हरिहर पर तिरछी नजर डालकर बोला, किसी ने खेत के किनारे मिट्टी गिरा दी है, बेवजह समस्या पैदा हो गई। हरिहर ने देखा और मन ही मन समझ गया कि इशारा उसी की ओर है, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसे पता था कि लालमन को कभी समझाया नहीं जा सकता। अगले दिन जब हरिहर स्कूल से लौटा तो घर का माहौल बदला हुआ था। अनन्या की तबीयत अचानक और बिगड़ गई थी। तेज बुखार, सांसों में तेजी और चेहरे पर अस्वाभाविक पीली झलक। सरोजनी रोते रोते बोली, बाबूजी, लगता है इस बार अस्पताल ले जाना पड़ेगा। गांव के वैद्य जी ने भी कहा कि दवाइयों के बिना ठीक नहीं होगी। हरिहर के पैरों के तले जमीन सरक गई। अस्पताल जाना यानी कम से कम 2-3 हजार रुपए तो खर्च होने ही थे। दवा, जांच, वाहन, सब जोड़कर रकम कहीं अधिक हो जाती। किससे उधार मांगो, यह सवाल उसके मन में बार बार चक्कर लगा रहा था। एक बार मन ने कहा, लालमन से जाकर मांग लो, पड़ोसी है, शायद मान जाए। दूसरा मन बोला, लेकिन वो सुनते ही ताना मार देगा कि गरीब हो तो बच्चे क्यों पैदा किए। फिर भी अनन्या की हालत देखकर उसने अपने अहंकार को किनारे रख दिया। बेटी की जान से बढ़कर कुछ नहीं। रात में लगभग 9 बजे के आसपास उसने हिम्मत करके लालमन के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से आवाज आई। मैं हरिहर, उसने संकोच से कहा। दरवाजा खुला। लालमन की भौहें तनी हुई थी। कहो, इस समय कुछ काम? हरिहर ने नजर नीची कर ली। अनन्या की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी, सोच रहा था आपके यहां से कुछ मदद मिल जाए। लालमन ने व्यंग्य भरी हंसी हंसी। ओह, अब तो मदद याद आई। बाकी समय हमारी शक्ल तक नहीं देखते, और वो मेड वाला झगड़ा, उसकी भरपाई कौन करेगा?
हरिहर का दिल जैसे किसी ने कसकर निचोड़ दिया। काफी देर तक चुप रहकर बोला, झगड़ा पुराना है लालमन बाबू, पर बच्ची की जान का सवाल है। आपने जो कहा वो भी ठीक होगा, पर लालमन ने हाथ के इशारे से रोक दिया। ना भाई, मैं किसी को पैसे उधार नहीं देता, खासकर उनसे जिनसे घर घर की दुश्मनी हो चुकी हो। यह कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। हरिहर कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर धीमे धीमे अपने घर की ओर लौट गया। उस रात बरईपुर में ठंडी हवा चल रही थी। चांद पूरा था, लेकिन हरिहर के घर में अंधेरा घिरा था। सरोजनी ने पूछा, क्या बोले लालमन? हरिहर ने शांत स्वर में कहा घर पर पैसा नहीं है। लेकिन सरोजनी समझ गई कि बात कुछ और है। वो भी चुप रह गई। अनन्या बिस्तर पर पड़ी पड़ी धीरे धीरे रो रही थी। उसके हाथ पांव गर्म थे और चेहरा लाल। हरिहर ने उसकी नब्ज टटोली और घबरा कर बोला, सरोजनी, हम सुबह सुबह अस्पताल चलेंगे, चाहे जैसे भी हो। उसने रात में आधा गांव खंगाला। किसी ने बहाना बनाया कि कल पैसा लौटाना है, किसी ने कह दिया कि खुद मुसीबत में है। कुछ लोग डरते थे कि कहीं उधार डूब ना जाए, और कुछ को लालमन के डर से मन नहीं हुआ कि उससे कहे नहीं हम हरिहर को उधार दे रहे हैं। गांव में मालिक मजदूर बड़े छोटे का डर गहरा होता है। आधी रात बीत गई, सारे दरवाजे बंद, सारी उम्मीदें बंद। सुबह लगभग 5 बजे जब हरिहर अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहा था, तभी बाहर किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो सामने लालमन खड़ा था, हांफता हुआ, बिखरा हुआ। हरिहर बोला, आप इस समय? लालमन की आंखें भर आईं। हरिहर भाई, मुझे माफ कर दो। रात में माया को भी अचानक तेज बुखार हो गया। वही लक्षण, सांस तेज, चेहरा पीला, बिल्कुल आपकी अनन्या जैसा। मैं भी परेशान हो गया। वैद्य जी ने कहा आजकल बच्चों में एक अजीब बुखार चल रहा है। तभी मुझे आपकी बात याद आई। सोचा जिस दर्द को मैं अभी महसूस कर रहा हूँ वही तुम रात में झेल रहे होगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हरिहर भाई। ये लो 5,000 रुपए, दोनों बच्चों को साथ ले चलते हैं शहर के अस्पताल। यह कहकर लालमन रो पड़ा। हरिहर का मन भर आया। वो बोला, आप थोड़ा पहले भी आ सकते थे। लालमन ने सिर झुका लिया। अहंकार आदमी को अंधा बना देता है भाई, लेकिन जब अपने बच्चों पर बात आती है तब समझ आता है कि पड़ोसी शत्रु नहीं, सबसे करीबी सहयोगी होते हैं। शहर पहुंचने तक दोनों बच्चियां अचेत सी थीं। डॉक्टर ने तुरंत भर्ती कर लिया। डॉक्टर ने कहा, दोनों को वायरल इन्फेक्शन है, देर हो जाती तो खतरा बढ़ जाता, पर अब ठीक हो जाएंगी। दोनों परिवार अस्पताल के बरामदे में घंटों बैठे रहे। पहली बार लालमन और हरिहर एक ही बेंच पर बैठे थे। दोनों के बीच का झगड़ा, तकरार, कटुता सब धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। लालमन बोला, हरिहर, जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन तुम्हारे साथ अस्पताल की बेंच पर बैठा रहूंगा। लेकिन सच कहूं, तुम्हारी बेटी को देखकर मुझे लगा जैसे मेरी बेटी बीमार है। हरिहर ने धीमे स्वर में कहा, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है। लालमन ने अपना बड़ा सा रुमाल निकाला और आंखें पोंछी। दूसरे दिन दोनों बच्चियां होश में आ गईं। डॉक्टर ने बताया कि खतरा टल गया है। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो हल्की सी मुस्कान बिखरी। दोनों परिवारों के चेहरे पर जीवन लौट आया। बरईपुर गांव के लोगों ने पहली बार देखा कि दोनों परिवार एक साथ बैलगाड़ी में बैठे घर लौट रहे हैं। गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। अरे आज सूरज उगते हुए उल्टा दिखा क्या? नहीं भाई, लगता है दोनों में समझौता हो गया। शाम होते ही लालमन अपनी पत्नी चंदा के साथ हरिहर के घर आ गया। लालमन ने कहा, आज शाम का खाना साथ खाएंगे। बच्चियों ने भी यही कहा है। पहली बार दोनों परिवार एक ही चौखट पर बैठे, एक ही चूल्हे की रोटी खाई और एक ही परछाई में हंसते गाते रहे। कुछ दिन बाद हरिहर ने अपनी पुरानी मेड़ ठीक करवाने के लिए मजदूर बुलाए, पर काम बहुत था और मजदूर कम। तभी लालमन आया और बोला, क्यों हरिहर भाई, मजदूर कम पड़ रहे हैं? चलो मैं भी काम में हाथ लगाता हूं। पड़ोसी का हाथ साथ हो तो पहाड़ भी हल्का हो जाता है। हरिहर हंस पड़ा। मैं सोच रहा था आज बाबूजी खेत में होंगे, पर आप। लालमन ने कहा, पड़ोसी अगर साथ न दे तो किसे कहोगे? रिश्तेदार तो साल में 2 बार आते, पर पड़ोसी तो रोज की रोटी है।
यह सुनते ही हरिहर की आंखें भर आई। उसने लालमन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, सच कहा, रिश्तेदार दूर से चमकते हैं, पर पड़ोसी बगल का दिया होता है जो अंधेरे समय में सबसे पहले रोशनी देता है।